हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 13। रूहान तेजी से आगे बढ़ रहा था। सानू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रूहान उसे लेकर कहाँ जा रहा है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि पहले ही रूहान ने उसके साथ जो बिहेवियर किया था वो क्या कुछ कम था, जो अब रूहान ने उसे धमकी देने के बाद ऐसे अचानक से उठाकर बाहर जाने के लिए पूछ भी नहीं, सीधा उठाकर बाहर लेकर जा रहा था। सानवी ने कसकर उसके गर्दन में अपने हाथ डालकर पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, राणा जी, राणा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत फेंकना। रोहन ने उसे एक डेडली लुक दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका वो डेडली लुक देखकर सानवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए भोलेनाथ का जाप करने लगी। वही रूहान तो किसी और ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। रूहान तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। तभी सानवी के कान में चॉपर की तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए रूहान को देखने लगी। वही चॉपर की आवाज सुनकर समीरा, गिरिजा जी, दुर्गा देवी, कल्याणी बुआ, ज्योति और कियारा भी कमरे से बाहर आ गई थी। वही बाहर मैदान में चॉपर लैंड हो चुका था और रूहान के गार्ड्स भी तैयार थे जाने के लिए। रूहान तेजी से आगे बढ़ रहा था। ज्योति और कियारा तो रूहान को देखकर ब्लैंक हो गई थी, टोटली ब्लैंक। उसकी वो गजब की बॉडी, ऊपर से पीठ पर बना वो भेड़िए का टैटू। सानवी उसके गोद में थी, जिस कारण उसके मसल्स और उभर कर आ रहे थे। पर रूहान की नजर सिर्फ सामने थी और वो कुछ सोच रहा था। तभी गिरिजा जी ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, क्या हुआ रूहान? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, वो भी इस हालत में? और सानू, उसे क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? कहते हुए गिरिजा जी आगे बढ़ने लगी तो रूहान ने उसे एक नजर देखा और अपनी दबंग आवाज में कहा, आप लोग घर चले जाइए मॉम, मैं यूरोप जा रहा हूँ। कहते हुए रूहान तेजी से जाकर चॉपर में बैठ गया। वही रूहान की बात सुनकर सानवी ने घबराते हुए उसे देखा और लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हम कुछ दिन यहाँ पर रह जाते हैं ना? रूहान ने सानवी को चॉपर में बैठा दिया और खुद भी जाकर उसके पास बैठ गया तो देव ने उसके हाथ में एक शर्ट थमा दी, जिसे लेकर रूहान ने उसे सानवी के हाथ में दिया और हल्का सा घूम गया, जिसे देख सानवी ने उसे जल्दी से शर्ट पहना दी। रूहान गुस्से से देव को घूर रहा था। उसकी वो गुस्से भरी आंखें देख देव ने घबराते हुए कहा, पता नहीं किंग बॉस कैसे हो गया। सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही निगरानी में हो रहा था, फिर भी पता नहीं। कहते हुए देव की नजर नीचे झुकी हुई थी और वो अपने आप को बचाने के लिए धीरे धीरे पीछे जा रहा था। रूहान ने गुस्से से उसे खतरनाक लुक दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, एक एक डिटेल्स चाहिए मुझे, एक एक। कुछ भी मिस हुआ तो तुम्हें इस दुनिया से मिस कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर देव अंदर तक हिल गया, जिसे देख ब्राउन ने उसे साइड किया और जल्दी से चॉपर में बैठ गया। वीरेन ने रूहान को इशारा किया, वैसे ही चॉपर ने उड़ान भर दी और बाकी गार्ड्स भी गाड़ियों में बैठ गए तो कुछ चॉपर में। कुछ ही देर में रूहान सानवी को लेकर वहां से जा चुका था। ज्योति ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, पता नहीं अब कब मिलना होगा तुमसे छोटी, तुम तो सच में पराई हो गई। कहा एक पल मेरे बिना नहीं रह पाती थी और आज एक पल भी मेरे साथ नहीं रह पाती। कहते हुए ज्योति का दिल बैठ गया और वह वैसे ही कमरे की तरफ चली गई। वीरे ने उसे एक नजर देखा और फिर सबको देखते हुए बोला, अब हम आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। कल सुबह दर्शन करते ही फिर बेंगलुरु के लिए निकल जाएंगे। उसके बात सुनकर गिरजा जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है फिर। कहते हुए वो समीरा को लेकर अंदर जाने लगी तो समीरा ने उन्हें जाने का कहकर वो वीरेन के पास आ गई तो वीरेन ने उसके बालों को थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ छोटी? समीरा ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और फिर वीरेन से पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना?
वीरेन उसे देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बड़े भाई पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। बस कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए वो चला गया है। समीरा ने मायूस होते हुए कहा, हम कब यूरोप जाएंगे? भाई को क्यों अच्छा नहीं लगता? वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है छोटी, वो बिजी रहता है इसलिए वो तुम्हें वहां पर नहीं बुलाता। इस बार मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर समीरा खुश होते हुए बोली, सच भाई, आप सच कह रहे हैं ना? वीरे ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, अब तुम्हें रोकने की कोई जरूरत भी नहीं है। वहां पर तो सानू भाभी और ज्योति भी तुम्हारे साथ रहेंगी, तो फिर तुम अकेले बोर भी नहीं होगी और फिर रूहान भी तुम्हें नहीं रोकेगा। उसकी बात सुनकर समीरा ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, पता है मैं कितने ज्यादा खुश हूँ भाई। भाई के साथ तो टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। जब से वो यहाँ से चले गए हैं तब से सब बिजी ही रहते हैं। पहले कितने ज्यादा हमारे साथ घूमते थे, खेलते थे, लेकिन जब से कियारा, कहते हुए समीरा चुप हो गई। तो वीरे ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब उसका जिक्र करना छोड़ दो क्योंकि कियारा से भी अच्छी भाभी मिली है तुम्हें, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। समीरा ने भी खुश होते हुए कहा, ठीक है फिर भाई, यहाँ से जाते ही पहले आप मुझे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाएंगे। वीरेन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, तुम्हें यहाँ पर भी शॉपिंग करा देंगे, फिर वहां जाकर भी शॉपिंग कर लेना, फिर यूरोप जाने के बाद भी शॉपिंग करना। उसके बाद समीरा मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मेरे भाई, कितना ज्यादा पैसा है, वह कब मेरे काम आएगा? कहते हुए वो भाग गई। उसे जाता देखकर वीरे ने अपना सर हिला दिया और फिर जल्दी से ज्योति के कमरे की तरफ जाने लगा। जब कमरे के पास आया तो देखा ज्योति किसी से फोन पर बातें कर रही थी, जिसे देखकर वीरेन बाहर ही रुक गया। दूसरी तरफ ज्योति फोन पर बातें कर रही थी। भाई, हम लोग आज महल गए थे। छोटी ने मुझे बताने के लिए मना किया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। प्लीज जब आप उससे बात करो ना, तब उसे बिल्कुल भी मत बताना। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज उसके कान में पड़ी। हाँ, छोटी से मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वह है कहाँ, मुझसे बात भी नहीं करती। इतना गुस्सा, और तुम्हें महल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम दोनों को किसी ने देखा तो नहीं ना? ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो पता है ना, अभी वो छोटी है, जाने दीजिए। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस ऐसे ही गए थे। कहते हुए उसने झूठ कहा। कुछ देर उन दोनों की बातें हो गई और फोन रख दिया गया। जैसे ही फोन रखा गया, वीरेन अपने कमरे की तरफ चला गया। आज तो उनकी नॉर्मल ही बातें हुई थी, जिस कारण वीरेन को कोई क्लू नहीं मिला। उसने घड़ी में टाइम देखा तो अभी इस वक्त लगभग शाम के 7 बज रहे थे, जिसे देख वीरेन ने गहरी सांस ली और फिर एक फोन कर दिया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया गया, वीरेन ने फोन पर बात करते हुए कहा, सब कुछ रेडी रखना। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, हम यहाँ से प्रयागराज जाएंगे। कुछ भी करके आज रात सब कुछ काम कंप्लीट करना होगा, वरना कल सुबह रूहान हमारे गर्दन पर आकर बैठ जाएगा, जैसे विक्रम के पीठ पर बेताल लटका हुआ था। जैसे ही ये रूहान सिंह राणा हमारे गर्दन पर बैठ जाएगा। उसके बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर फोन रख दिया गया। कुछ ही देर में चौपर एक बड़े से मैदान में आकर रुक गया, जहां पर जेट मौजूद था। रूहान सानवी को लेकर नीचे उतर गया और फिर सीधा जेट की तरफ जाने लगा। सानवी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि रूहान का गुस्से से भरा खतरनाक चेहरा देखकर वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसमें कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। उसने रूहान के हैंडसम चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहा, नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? कहीं मेरे सोने के बाद राणा जी मुझे जेट से नीचे तो नहीं फेंक देंगे ना? सोचते हुए वो रूहान के चेहरे को घूरे जा रही थी। तभी रूहान ने एक झटके में उसकी तरफ देखा। जैसे ही रूहान ने सानवी की तरफ देखा, सानवी एकदम से सिहर गई और अपना चेहरा रूहान के सीने में छुपाने लगी। उसकी हरकत देख रूहान ने अपना सर हिला दिया और अपने मन में बोला, चाह कर भी तुम पर गुस्सा नहीं कर पाता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये रूहान सिंह राणा खत्म हो जाएगा। इश्क है या नहीं पता नहीं, इश्क है या पता नहीं, लेकिन जुड़ तुम्हारे रूह से गए हैं।
तू ही वजूद बन गई है और तुझे खोने की हिम्मत तो इस रूहान सिंह राणा के अंदर बिल्कुल नहीं है। दोनों भी अपने अपने मन में बातें करते हुए जेट में चढ़ गए थे। रूहान ने ले जाकर सानवी को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके माथे को चूमकर उससे बिना बात किए ही बाहर आ गया। सानवी बस शॉक होकर उसे देख रही थी। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे तो लगा था कि रूहान उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ हो गया सब कुछ उल्टा है। सानवी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए ही जाते हुए रूहान की पीठ को देख रही थी। वो झट से बेड पर बैठ गई और हैरानी से अपने मन में बोली, ये राणा जी इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ सब कुछ ठीक तो होगा ना? क्या मैं जाकर पूछूं उनसे? पर क्या फायदा, वो तो मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं। इससे बेहतर मैं सो जाऊं। कहते हुए सानवी ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया और फिर वो आराम से सो गई। वहीं बाहर रूहान बाहर आकर बैठ गया। वैसे ही देव और ब्राउन उसके सामने खड़े हो गए। कबीर पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। ब्राउन ने अपना सर झुकाते हुए कहा, किंग बॉस, हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। रूहान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सामान को चुरा कर उसी जगह पर नकली सामान रख दिया? मुझे हर एक इंसान मेरे सामने चाहिए जिसने ये हरकत की है। पता लगाओ सामान कहाँ है। उसके बाद खत्म होते ही देव ने घबराकर कहा, किंग बॉस, ये वही सामान है जो एपी के क्रूज में मिला था। देव के इतना कहते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कबीर जो पीछे बैठा हुआ था वह भी भागते हुए आगे आया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वो माल तो हमारे पास था ना, फिर वो एक्सचेंज कैसे हुआ? जरूर जरूर इसमें ना तुम्हारी कंपनी के किसी आदमी का हाथ है, वरना इतना बड़ा फ्रॉड वो भी तुम्हारे साथ पॉसिबल ही नहीं है। कोई तो है जो एपी से मिला हुआ है। रूहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? उसकी बात सुनकर तीनों भी हड़बड़ा गए। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, एपी इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। इसकी कमजोरी जो उसने आज तक छुपा कर रखी है उसके बारे में पता लगाओ। देव और ब्राउन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो कबीर ने रूहान को देखते हुए कहा, कहीं ये काम कियारा का तो नहीं है? वैसे वो तुम्हें पाने के लिए पागल हुई जा रही है। इतने आसानी से तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और उसका 2 साल तक गायब रहना, उसने 2 साल के अंदर क्या किया, कहाँ थी, हमें तो कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। इनफैक्ट तुमने भी कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कबीर की बात में पॉइंट तो था। रूहान ने जल्दी से दूसरी तरफ देख से सोचना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी से देव के पास से एक पेपर लिया और फिर उस पर कुछ पॉइंट आउट करने लगा। एक तरफ उसने कियारा और एपी का नाम लिखा हुआ था और दूसरी तरफ उसने कुछ पॉइंट लिखे हुए थे और उसे मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी पॉइंट एक दूसरे से मिल नहीं रहा था। अचानक ही रूहान के दिमाग में एक नाम आया और उसने वह नाम भी वहां पर ऐड कर दिया। फिर रूहान ने क्रूर मुस्कान ले देव को देखा और कहा, पता लगा इस वक्त हमारे मंत्री साहब कहाँ पर है और इनके आसपास क्या हो रहा है। देव ने गहरी सांस ली और कहा, यस किंग बॉस, हो जाएगा। वही कबीर वहीं पर पैर पसर कर बैठ गया और बोला, क्या यार, सिर्फ भाभी ने तुम्हारी जिंदगी में कदम क्या रख दिया? तुम्हारी पूरी जिंदगी ही पलट उलट हो गई। उसके ऐसा कहते ही रूहान ने उसे गुस्से से देखा और उसके गर्दन को पकड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, माऊ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ उसके आने के बाद भी हो रहा है, फिर भी मेरे बीवी को बीच में कोई नहीं लाएगा। कहते हुए रूहान ने उन तीनों को धमकी दी। उसकी बात सुनकर तीनों भी एक तरफ हो गए और किसी खिलौने की तरह अपना सर बार बार हिलाने लगे। रूहान ने उन तीनों को इग्नोर किया और फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, सामने का नजारा देख वो एकदम से हैरान रह गया। सामने सानवी आधी बेड पर तो आधी बेड के बाहर सो रही थी। नाइट शर्ट सीने के ऊपर तक आ गया था और वो उसी हालत में सोई हुई थी, मानो जन्म जन्म से सोई ही ना हो।
रूहान ने अपना सर हिला दिया और तेजी से आगे बढ़कर उसने सानवी को आवाज लगाई, माऊ, माऊ गेट अप। उसकी आवाज सुनकर सानवी ने हल्के से आंखें खोलकर उसे देखा और फिर से अपनी आंखें बंद करके वैसे ही लेटी रही, जिसे देखकर रूहान और ज्यादा हैरान हो गया। क्या मतलब, वो लड़की इस पोजीशन में कैसे सो सकती है? उसने फिर सानवी के पेट को देखा, जो पूरी तरीके से खुला हुआ था, जिसे देख रूहान का गला सूखने लगा था। उसने खुद का थूक निगला और फिर आगे बढ़कर उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही रूहान के सख्त होठ सानवी को अपने पेट पर महसूस हुआ, उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दी। रूहान उसके पेट से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। उसकी वह हरकत देखकर सानवी की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी और वो सीधे खड़े होने लगी, लेकिन वो ऐसा करती इससे पहले ही बेड से नीचे गिर पड़ी। रूहान ने हैरानी से उसे देखा तो सानवी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, आपके कारण गिरी मैं। अगर आप ऐसे वैसे हरकत ना करते तो चैन से सोने भी नहीं देते। कहते हुए सानवी का मुंह बना हुआ था। रूहान ने इस एटीट्यूड से देखा और बहुत रूडली बोला, फ्रेश हो जाओ और खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ। कहते हुए वो बाहर चला गया। वही रूहान की हरकत देख सानवी बस उसे देखती रह गई। मतलब इस इंसान ने उसे फिर से इग्नोर किया था, वो भी इतनी बुरी तरीके से। सानवी ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, सच में भेड़िया है ये, भेड़िया, एक नंबर का भेड़िया। कहते हुए सानवी ने अपना पैर पटका और वो वॉशरूम में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो बाहर आई तो देखा सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। बस सानवी का ही इंतजार था। सानवी भी जाकर रूहान के पास बैठ गई। उसके बैठते ही सब लोग चुपचाप खाना स्टार्ट कर दिया और सब चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी सानवी से बात नहीं कर रहा था और ना ही रूहान उसकी तरफ देख रहा था, जिससे सानवी को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा और फिर अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ा दी तो कबीर ने आंखों से ही रूहान की तरफ इशारा किया और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। उसकी हरकत देख सानवी समझ गई रूहान था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही खाना खत्म हुआ, रूहान कमरे में चला गया। उसके जाते ही सानवी ने कबीर की तरफ देखा और कहा, आपके दोस्त ना सच में एक नंबर के अकड़ू इंसान है। खड़ूस, भेड़िया, इतना कौन गुस्सा करता है यार। मैं तो उनसे शादी करके फंस गई हूँ। हे भोलेनाथ, कब ये महीने खत्म हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर कबीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन सानवी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, आप मुझे चुप रहने के लिए बिल्कुल भी मत कहिए। इतना कौन डराता है। आप ही बताइए, मैं उनकी इतनी मासूम से बीवी हूँ और इतने मासूम से बच्चे को कौन डराता है। ज्योति को भी वहीं पर छोड़ दिया। अब मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। आप एक काम करिए, आपके दोस्त को ना पकड़िए और जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। उनकी जगह वही अच्छी है। हाय मेरे बड़े बड़े सपने, यहाँ मैं सुख चैन से सो तो सकूंगी। कहते कहते सानवी ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और अपना सर पीछे की तरफ किया। वैसे ही उसकी नजर अपने पीछे खड़े रूहान पर चली गई और वह चेयर से धम से पीछे की तरफ गिर पड़ी। उसकी हरकत देख सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। वही रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और सानवी को देखा तो सानवी ने बेचारगी जैसा मुंह बनाया। कबीर, ब्राउन और देव ने उन दोनों को देखा और चुपचाप से वहां से खिसक गए। रूहान ने सानवी को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठा लिया और फिर वहां से चला गया। उसकी हरकत देख अब तो सानवी के होश ही उड़ गए थे। वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और रूहान को जाते हुए देखती रह गई। फिर उसने रूहान को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए खुद से कहा, कहीं इसके अंदर किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई ना। ये भेड़िया इतना शांत कैसे हो गया। क्या इसका आऊ आऊ खत्म हो गया। सानवी सोचते हुए वहीं पर खड़ी थी। वही कबीर, देव, ब्राउन जो वहां से खिसक गए थे, रूहान के जाते ही सानवी की तरफ आ गए। कबीर चेयर पर बैठ गया और सानवी को देखते हुए बोला,
नहीं भाभी, नहीं, इसका आऊ आऊ खत्म नहीं हुआ है। ऐसा समझिए, ये तबाही के पहले की शांति है। जरूर, जरूर आपकी शांति में कयामत आने वाली है। कहते हुए कबीर पेड़ पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हरकत देख सानवी भी चेयर पर बैठ गई और रोने जैसा शक्ल बनाकर बोली, प्लीज कबीर भाई, ऐसा डराइए मत। उसकी बात सुनकर कबीर ने उसे देखते हुए कहा, मैं कहाँ डरा रहा हूँ भाभी आपको, आपके तो लेने के देने होने वाले हैं। सानवी ने बेचारा सा मुंह बनाकर वही बैठी रही और कुछ सोचने लगी। अचानक ही उसके दिमाग की बत्ती जली और वो खुश होते बोली, देखिए आप भाई, राणा जी मुझ पर गुस्सा ही नहीं करेंगे। कहते हुए सानवी इतराते हुए कमरे की तरफ चली गई। उसने कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और हल्का सा दरवाजा खोलकर अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा दी तो उसे रूहान सोफे पर बैठा हुआ दिखा, जो लैपटॉप ले बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो सीधा बैठा हुआ था, लैपटॉप पर तेजी से उंगलियों को चला रहा था। उसकी वो पोजीशन देख सानू तो उस पर फ्लैट हो गई। सच में जहर लग रहा था इस वक्त वो। सानवी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, हाय, ये भेड़िया तो सच में बड़ा हैंडसम है। बस थोड़ा सा गुस्सा कम कर दे तो जहर लग जाएगा, जहर। कहते हुए सानवी झूलते हुए कमरे के अंदर आई और बेड पर बैठ गई और रूहान को देखने लगी। लेकिन रूहान का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। जिसे देख सानवी ने एक नजर उसे देखा और फिर खिड़की के पास चली गई। उसने कर्टन को हटा दिया और वहीं पर खड़ी रह गई और नीचे देखने लगी। जैसे उसने नीचे देखा, वहां का नजारा देखकर सानवी के चेहरे पर चमक आ गई और वो एकटक वहां से जाते हुए शहर को देख रही थी, जो इस वक्त लाइट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सानवी लगभग आधे घंटे तक वहीं पर खड़ी रही गई थी, जिस कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा था। फिर उसने गहरी सांस ली और एक नजर रूहान को देखकर और फिर जाकर वो बेड पर लेट गई। रूहान तिरछी नजरों से उसकी सारी हरकतें देख रहा था, नोटिस कर रहा था। जैसे ही सानवी बेड पर लेट गई, उसने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और फिर से अपने लैपटॉप में देखने लगा। वही सानवी जैसे बेड पर लेट गई, उसकी आंखें लग गई और वो नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही सानवी सो गई, रूहान अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने ड्रॉअर में से एक क्रीम निकाली और वो सानवी के पैरों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने हल्के से सानवी के पैरों को उठाकर अपने गोद में रखा और फिर हल्के हाथों से उसे क्रीम लगाकर मसाज करने लगा, जिससे सानवी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और वो एकदम से रिलैक्स हो गई। रूहान ने उसके पैरों को मसाज किया और फिर उसके पेट के निचले हिस्से को भी हल्के हाथों से मसाज करके उसके माथे को चूम लिया और फिर धीरे से बोला, पागल लड़के। कहते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। अगले दिन दोपहर के टाइम पर जेट यूरोप के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वैसे ही रूहान सानवी के साथ सभी गाड़ियों के बीच से होते हुए अपनी कार की तरफ आ गया और उनके कार का काफिला आगे बढ़ गया। सानवी की कार सीधा RSR पैलेस की तरफ जाने लगी। वही रूहान की गाड़ियों का काफिला उसके ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सानू इस वक्त रूहान के साथ नहीं थी, उसे पहले ही एयरपोर्ट पर ही अलग गाड़ी में बैठा दिया गया था। सानवी पैलेस में बैठे बैठे बोर हो रही थी। टीवी देखकर, बाहर घूमकर उसका तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था और रूहान अपने ऑफिस में बिजी हो गया था। लगभग 2 दिन हो गए थे रूहान पैलेस नहीं गया था और ना ही सानवी को पैलेस से बाहर जाने दिया गया था, जिससे सानवी बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। वक्त 2 दिन बाद, सुबह का वक्त। सानवी सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गई थी। उसने इस वक्त बलून पिंक टॉप और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। अपने लंबे बालों को उसने खजूरी चोटी बनाई हुई थी। कानों में डायमंड के स्टोन और एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में स्टोन का ब्रेसलेट। उसके टॉप के ऊपर 3 बटन्स थे, जिसमें से इस वक्त 2 बटन्स खुले हुए थे, जिस कारण उसके गले में पहना मंगलसूत्र हल्का सा दिख रहा था, लेकिन उसमें गोल्ड की चेन ज्यादा होने के कारण वो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मांग में सिंदूर लगाकर उसने बालों में छुपा दिया था,
रेडी होने के बाद उसने पैरों में बूट्स पहने और अपने बैग लेकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो हल्का सा गुनगुना रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो कॉलेज जाने के लिए मूड में थी और आज उसने कॉलेज जाने का मूड बना लिया था। कुछ भी करके उसे आज कॉलेज में जाना ही जाना था। वो जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और सीधा डिनर टेबल की तरफ चली गई। वो टेबल पर बैठ गई और मारिया आंटी को आवाज़ लगाते हुए बोली, मारिया आंटी, मारिया आंटी, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। उसकी बात सुनकर मारिया आंटी किचन से बाहर आ गई और सानू को देखकर अपना सर झुकाकर धीरे से बोली, सॉरी लेडी क्वीन, लेकिन किंग बॉस ने आपको कॉलेज जाने के लिए मना किया है। प्लीज आप ब्रेकफास्ट करें और घर पर ही रहें। उनकी बात सुनकर सानू बहुत ज्यादा चिढ़ गई और अपनी जगह पर खड़े होते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, ये क्या बात हुई भला? कितने दिनों से बोल रखा है कॉलेज में नहीं जाना, कॉलेज में नहीं जाना। अगर कॉलेज भेजना नहीं था तो एडमिशन क्यों कराया? इस रूहान सिंह राणा ने तो मेरे पूरे दिमाग का खराब कर रखा है। एक तो 2 दिन से खुद घर पर नहीं आए हैं और मुझे भी घर पर बंद करके रखा हुआ है। मारिया आंटी, मुझे उनका ऑफिस का एड्रेस दीजिए। सानवी की बात सुनकर मारिया आंटी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, लेडी क्वीन, किंग बॉस घर पर ही है। वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में है। जैसे ही मारिया आंटी की बात सानवी ने सुनी, सानवी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टडी रूम की तरफ आई और उसने जोर से स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गई। उसने स्टडी रूम का दरवाजा इतनी जोर से खोला ताकि उसकी नजर सीधा चेयर पर बैठे रूहान पर चली गई, जो अपनी खतरनाक नजरों से उसे देख रहा था। उसकी ऐसी नजरें देख सानवी अंदर तक हिल गई, लेकिन जैसे ही उसने रूहान की हरकत याद आई, वो झट से आगे बढ़ गई। बेंगलोर सनसेट मॉल। इस वक्त ज्योति, समीरा और वीरेन मॉल आए हुए थे, जैसे समीरा को प्रॉमिस किया था। ज्योति अब काफी हद तक उन सब में घुल मिल गई थी, जिस कारण वो भी आराम से उन दोनों के साथ आई हुई थी। वीरेन चारों तरफ अपनी नजरें रखते हुए उन दोनों से बातें कर रहा था और समीरा खुश होकर शॉपिंग कर रही थी। आज लगभग बहुत महीने बाद वो वीरेन के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी, जिस कारण बहुत ज्यादा खुश थी। ज्योति बस उसका साथ देते हुए उसे शॉपिंग करने में हेल्प कर रही थी, लेकिन खुद कुछ नहीं ले रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ खरीद नहीं सकती थी, लेकिन सानवी के बगैर उसे कुछ शॉपिंग करनी ही नहीं थी। उसे इस वक्त सानवी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के अलावा आज तक कोई भी काम नहीं किया था। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए समीरा को शॉपिंग करने में हेल्प कर रही थी। वीरेन, जो अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए गार्ड्स को कुछ इशारा कर रहा था, उसकी नजर अचानक ही ज्योति की तरफ चली गई। ज्योति ने जब उसके चेहरे को देखा तो धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, क्या भाभी की याद आ रही है? ज्योति ने अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो उसकी आदत भूल जानी चाहिए मुझे, क्योंकि अब वो किसी और की हो गई है। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वीरेन की नजर समीरा के ऊपर चली गई। समीरा ने भी उनकी बात सुन ली थी। उसने वीरेन की तरफ देखा तो वीरेन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लेना, हम तेरे लिए घर जमाई लेकर आएंगे। उसकी बात सुनकर समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई, मुझे शादी नहीं करनी। आप सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे अपने पार्टनर की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वीरेन ने अपना सर हिला दिया तो समीरा ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को उन दोनों को दिखाते हुए कहा, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं बस इसे ट्राई करके आती हूँ। कहते हुए समीरा उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर जोर से किसी से हो गई और वो ड्रेस लेकर ही उस आदमी के ऊपर गिर पड़ी।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसी के साथ आपको नई-नई कहानी पढ़ने का आनंद भी मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।